अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। दिस इज़ डॉक्टर हादी हियर। आज हम आपको केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर से चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर, और उसके अंदर जो टॉपिक है वो है प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। जनाब, हमने डिस्कवरीज किए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, और उसके बाद एक एटम का मॉडल पेश करने की ज़रूरत महसूस हुई। उसके लिए साइंटिस्ट ने काम शुरू किया, जिसमें से पहला साइंसदान था रदरफोर्ड, जिसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया और एक एटम का एक मॉडल पेश किया। उसने डिस्कवरी तो की, लेकिन साथ में उसने जो मॉडल पेश किया था उस मॉडल के अंदर कुछ डिफेक्ट्स थे, कुछ खराबियां थी। तो उस खराबियों को दूर करने के लिए, एटम का मॉडल, एक सही मॉडल पेश करने के लिए हमारे पास अब और साइंटिस्ट आएंगे। हम मज़ीद काम करेंगे, आगे और भी लेक्चर्स आएंगे। उन तमाम लेक्चर्स के आखिर में हमारे पास एटम का एक मुकम्मल मॉडल आएगा। तो अब नेक्स्ट जो मॉडल आएगा वो बोहर्स का एटॉमिक मॉडल है, बोहर। लेकिन बोहर का एटॉमिक मॉडल से पहले हम आपको प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ाएंगे, इसीलिए क्योंकि इस थ्योरी की मदद से आपको बोहर का मॉडल समझ आएगा। तो चले प्लैंक्स क्वांटम की तरफ। प्लैंक्स क्वांटम को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा फिज़िक्स की तरफ ले जाना चाहता हूँ। और कमाल की बात तो ये है कि केमिस्ट्री सही मानों में समझने के लिए फ़िज़िक्स के प्रिंसिपल का समझना भी बहुत ज़्यादा लाजमी है। तो वो कितने खुशकिस्मत है जिन्होंने फ़िज़िक्स भी काम किया हुआ है, जिनको फ़िज़िक्स भी आती है, समझ आती है, तो उनके लिए बड़ा आसान है। अच्छा, ये कुछ टर्म्स मैं आपको जल्दी से बताता हूँ। फ्रीक्वेंसी है, वेवलेंथ है और वेव नंबर है। देखिए, इन सब चीज़ों को समझने के लिए मैं आपके सामने एक वेव का एक डायग्राम लिख लेता हूँ। अब आप ये सुन कि वेव क्या है, किस तरह से, किस तरह। एक डायग्राम ज़रा देखिए वेव का। यहाँ से हम आपके लिए मैं एक लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ। इस लाइन के ऊपर हम कुछ यहाँ से ऐसे ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे लाइन और ड्रा कर लेता हूँ। ये एक वेव का डायग्राम है। आप समझ लें, आपके माइंड में सिर्फ ये एक चीज़ आना चाहिए कि ये एक डायग्राम है वेव का, जो बहुत आसानी से हम समझ सकते हैं। वेव। अब इस वेव में आपको ऊपर की तरफ लाइन के ऊपर वाला पोर्शन नज़र आएगा, फिर लाइन के नीचे एक पोर्शन है, ऊपर नीचे, इस तरह आप चलते जाए, वेव इस तरह से होगा। इसमें जो लाइन के ऊपर वाला पोर्शन होता है उसको हम लोग क्रेस्ट कहते हैं, और नीचे वाला जो पोर्शन है इसको हम लोग ट्रफ कहते हैं। ठीक है, क्रेस्ट ट्रफ, ये भी क्रेस्ट है आपका और ये भी आपका ट्रफ है। क्रेस्ट ट्रफ। इनमें अब आप देखिए, ये एक क्रेस्ट है और ये दूसरा क्रेस्ट है। ये एक ट्रफ है, ये दूसरा ट्रफ है। अब इन दो क्रेस्ट के दरमियानी फासला, ये जो एक क्रेस्ट है यहाँ से दूसरे क्रेस्ट, जो एडजेसेंट का मतलब है साथ साथ पड़ा हुआ क्रेस्ट, इन दोनों के दरमियान जो फासला है इसको वेवलेंथ कहा जाता है। वेवलेंथ, फासला वेवलेंथ, ये वेवलेंथ का सिंबल है। ये आपका वेवलेंथ आ गया। डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट, यानी साथ साथ। हालांकि आगे एक और क्रेस्ट भी तो आ सकता है, तो इस क्रेस्ट का उस क्रेस्ट का फासला नहीं, एक क्रेस्ट का साथ दूसरा जो फौरन आएगा उनका दरमियानी फासला, फिर इस क्रेस्ट का और इस क्रेस्ट का फासला, दोनों हमेशा सेम रहेगा। तो इसको हम लोग वेवलेंथ कहते हैं। उसको लैम्डा से लिखते हैं, लैम्डा। ओके, इसी तरह बिल्कुल आप यहाँ से भी कर सकते हैं वेवलेंथ। ये जो ट्रफ है और इस ट्रफ के दरमियान जो फासला है ये भी आपका वेवलेंथ कहलाता है। ये तो हो गया एक। अब हम आते हैं फ्रीक्वेंसी की तरफ। फ्रीक्वेंसी क्या है? देखिए, ये एक पॉइंट है, लेट्स सपोज ये एक पॉइंट है, और इस पॉइंट से मैं अगर आपको एक वो लिखवा दूं, सो ये हमारे पास एक वेव है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक वेव है। ठीक है, दिस इज़ वन वेव। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक वेव है।
इस तरह के कितने वेव्स इस पॉइंट से, इस एक पॉइंट से एक सेकंड के अंदर गुजरते हैं, उनकी तादाद को हम लोग फ्रीक्वेंसी कहते हैं, द नंबर ऑफ वेव्स। अब ये देखें ना, ये वाला जो है ये आपका एक वेव है। सो द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट। अब अगर आपके पास एक पॉइंट से 5 वेव्स गुजर जाएं तो फ्रीक्वेंसी 5 हो जाएगी। अगर 50 वेव्स एक पॉइंट से 1 सेकेंड में गुजर जाएगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी 50 हो जाएगी। अगर 1000 वेव्स 1 सेकेंड में एक पॉइंट से गुजर जाए तो वो उस वेव की फ्रीक्वेंसी है। हर वेव की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, मुख्तलिफ किस्म के वेव्स आते हैं। देखिए, रोशनी रेडिएशन है, वेव्स है। आवाज़ किसको नज़र आता है? तो आवाज़ की भी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। हर जगह हर तरह जो वेव होते हैं, हर वेव की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है। सो फ्रीक्वेंसी क्या है? द नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। अच्छा, इसके बाद है वेव नंबर। वेव नंबर के लिए हम एक फासला सेलेक्ट करते हैं, एक यूनिट डिस्टेंस। मिसाल यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक फासला है, ये एक यूनिट डिस्टेंस है, ठीक है, एक यूनिट डिस्टेंस है। इस यूनिट डिस्टेंस में नंबर ऑफ वेव्स, कितने वेव्स मौजूद है। अब देखना, मैं यहाँ से ऐसे एक वेव लिख लेता हूँ एक फासले के अंदर। अगर आप देखें ना तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास क्या होगा? दिस इज जस्ट 1 वेव, राइट। फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हमारे पास दूसरा वेव होगा। अब आप यूँ समझ लीजिए कि इस फासले के अंदर हमारे पास 2 वेव्स हैं, ठीक है। मैं अगर आपके लिए एक डायग्राम इस तरह से ड्रॉ कर दूं तो बड़ा अच्छा होगा अगर हम इस तरह का एक डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, सही है, ओके। सो नाउ अब अच्छा होगा। अब इस पॉइंट से लेकर यहाँ तक ये आपका एक वेव है, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका दूसरा वेव है, राइट। अब पॉइंट्स क्लियर हो गए, ठीक है। सो अब इसमें देखिए इस डिस्टेंस और इस डिस्टेंस के दरमियान तकरीबन 2 वेव्स है। सो द नंबर ऑफ वेव्स इन अ यूनिट डिस्टेंस, एक ख़ास फासले के अंदर, ये इसका वेव नंबर होगा। अब मैं आपके लिए एक और लाइन अगर मैं ड्रॉ कर दूं, ठीक है, इस लाइन के अंदर अगर मैं आपके लिए अब एक और डायग्राम ड्रॉ कर दूं, सो यस। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक वेव हो जाएगा, फिर यहाँ तक ये 2 वेव हो जाएगी, फिर यहाँ पर ये 3 वेव हो जाएगा और यहाँ पर ये तकरीबन 3.5 समझ लीजिए। तो इसी फासले के अंदर ये एक दूसरी वेव है। इसमें फिर कितने वेव की तादाद है? 3 है। इसमें वेव्स की तादाद 3 है और इसमें वेव्स की तादाद 2 है। तो ये हमारे पास क्या है? हमारे पास वेव नंबर है। वेव नंबर में एक ख़ास फासले के अंदर वेव्स की तादाद देखी जाती है। फ्रीक्वेंसी में एक ख़ास पॉइंट से टाइम में, एक सेकंड के अंदर एक पॉइंट से कितनी वेव्स गुजर जाती है, 50 गुजरती है, 100 गुजरती है, तो वो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। तो ये फ्रीक्वेंसी हो गया, ये वेवलेंथ हो गया। फ्रीक्वेंसी को हम लोग किस चीज़ से शो करते हैं? इस तरह का एक वी टाइप का आप निशान लिखते हैं, वी टाइप का, जिसको आप ग्रीक में न्यू बोलते हैं। हालांकि फिजिक्स में इसको एफ भी बोला जाता है, फ्रीक्वेंसी को एफ भी लिखा जाता है, लेकिन हमारे केमिस्ट्री के बुक्स में इसको वी तरह, और ये वी नहीं है, ये न्यू है, न्यू एन यू न्यू, सही, इसको उस तरह लिखा जाता है। लैम्डा हो गया, और ये क्या? ये भी उसी तरह का निशान है वी की तरह, इसके ऊपर आप एक बार लिख लेते हैं, ठीक है। सो ये वेव नंबर के लिए। अच्छा, ये हो गया, ठीक है, वेव नंबर सारा। प्लांक्स ने क्या कहा? प्लांक्स ने एनर्जी के ऊपर एक बात कही। हमें पता है कि चीज़ें एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं और इमिट करते हैं, वो कब का हम लोग पढ़ चुके हैं। मिसाल के तौर पर यहाँ से हम एक ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं, यहाँ से हम एक ऑब्जेक्ट लिख लेते हैं, दिस इज़ 1 ऑब्जेक्ट। और यहाँ पर अब मैं ये डायग्राम, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अब इसको मैं मिटा रहा हूँ ताकि आपको, इधर मैंने कुछ डायग्राम लिखना है, एक और ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पर रख देना है, सही है, ऑब्जेक्ट एक और। अब अगर देखा जाए ना तो ये एक एनर्जी, मैंने एक डायग्राम आपके लिए लिखा हुआ है,
बिल्कुल आप इसको वेव भी कह सकते हैं, ठीक है। वेव बजाते खुद एनर्जी की एक शक्ल है। अगर आप देखें, वेव सेल्फ इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये इस ऑब्जेक्ट से ये एनर्जी क्या कर रही है, निकल रही है, इमिट हो रही है। आप निशान की तरफ अगर देख रहे हैं, लेकिन इस ऑब्जेक्ट में जाकर ये क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। निशान अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट इसको ऑब्जॉर्ब करेगा। प्लैंक्स कहना क्या चाह रहे हैं, वो कहते हैं कि किसी भी चीज से जो एनर्जी निकलती है या एब्जॉर्ब होती है, वो कॉन्टीन्यूसली नहीं, जैसे कि आपको ये निशान नज़र आ रहा है, इस तरह कॉन्टीन्यूसली निकलती नहीं है या एब्जॉर्ब नहीं होती है। उसने कहा डिसकॉन्टीन्यूस का लफ्ज़ उन्हें लाया, डिसकॉन्टीन्यूस। डिसकॉन्टीन्यूस का में हम अब क्या करते हैं, अब हम इसी डायग्राम को डिसकॉन्टीन्यूस कर लेते हैं, ऐसे, राइट, ऐसे, ओके। अब उसने कहा कि ये जो एनर्जी है, दरअसल ये पैकेट्स होते हैं, राइट। ये क्या होते हैं, ये पैकेट्स होते हैं, एनर्जी के पैकेट्स होते हैं। ओके, ये जो एनर्जी है, ये अब हमारे पास कॉन्टीन्यूस एनर्जी नहीं निकल रही है, बल्कि किस तरीके से निकल रही है, डिसकॉन्टीन्यूस अंदाज में निकल रही है। अब अगर कोई चीज़ एनर्जी इससे निकल रहा है तो हम लोग बोलेंगे कि डिसकॉन्टीन्यूस अंदाज में एनर्जी निकल रही है। और अगर किसी चीज़ के अंदर वो एब्जॉर्ब हो तो हम कह रहे हैं कि डिसकॉन्टीन्यूसली एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है। इसमें कोई शक नहीं है, चीज़ें एनर्जी एब्जॉर्ब करती हैं, निकालती है, वो तो बहुत ज़बरदस्त फैक्ट है, एक हकीकत है। लेकिन ये डिसकॉन्टीन्यूस आगे क्या बोला, उसने हर पैकेट को, जो छोटा सा पैकेट है, इसने इसका नाम भी रखा क्वांटम। और अगर आप बहुत ज्यादा है ना तो क्वांटा, क्वांटा ये लफ्ज है, क्वांटा। आज से हम लोग जब भी कहेंगे कि किसी चीज ने एनर्जी एब्जॉर्ब की या उनमें से एनर्जी निकल गई, तो हम कहेंगे कि वो किस शक्ल में, क्वांटा। कोई चीज क्वांटम ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, हम इस तरह बोले, कोई चीज क्वांटम ऑफ एनर्जी रिलीज कर रहा है। सो अब जो भी होगा क्वांटम के बेस में हम चलेंगे। एक मूवी है, उसमें कोई इंसेक्ट था, अब मुझसे नाम भी भूल जाते हैं, उसमें ना क्वांटम फिजिक्स की बहुत ज़्यादा वो बात करते हैं, ठीक है। तो अब आप इसमें देख सकते हैं कि ये पैकेट जो है, इसका नाम उन्होंने क्वांटम रखा हुआ है, राइट। अगर लाइट के केस में हम देखें, सूरज की रोशनी के केस में, सूरज की रोशनी क्या है, वेव है कि नहीं है, सूरज की रोशनी एनर्जी है कि नहीं है। तो अब जो सूरज से एनर्जी निकलेगी, ये लेट्स सपोज ये सन है, तो सूरज से जो भी शुआएं निकलेगी, जो रेज निकलेगी, जो वेव्स निकलेंगी, वो भी इसके अंदर भी क्या होंगे, छोटे छोटे पैकेट्स होंगे। अब उस केस में भी उसी पैकेट, वही क्वांटाज है, वही क्वांटम है, लेकिन उस केस में हम उसका नाम क्या रख देंगे, फोटोन। फोटोन। जिस स्टूडेंट को, जिस टीचर मेरे भाई को आज का ये चीज समझ आया, वो जिंदगी में, साइंस की दुनिया में बहुत आगे जाएगा। क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स को सबसे बड़ा मसला उस दुनिया से है जिसमें हमें चीज़ें नज़र नहीं आती, लेकिन एक हकीकत पर मबनी एक ऐसी दुनिया है जिसमें क्वांटम एग्जिस्ट करता है, जिसमें चीज़ें जो है वो फोटॉन्स की शक्ल में, क्वांटास की शक्ल में। जो मॉडर्न फिजिक्स है वो चीज़ों को एक्सप्लेन करते हैं, सिर्फ इसी बुनियाद पर ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। और मज़ीद जितने भी साइंसी फैक्ट्स आ रहे हैं वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर बेस्ड है। तो ये था क्वांटम और फोटोन। अच्छा, ये पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। दूसरा क्या कह रहा है, हर क्वांटम का एक खास किस्म की उनके पास क्या मौजूद है, एनर्जी मौजूद है। इस क्वांटम की एनर्जी अपनी एनर्जी है, इस क्वांटम की अपनी एनर्जी है, हर क्वांटम की अपनी एनर्जी है, एक खास अमाउंट है उसकी एनर्जी की। आप इस पैकेट की एनर्जी कैलकुलेट कर सकते हैं। अब हम करेंगे क्या, हर पैकेट के एनर्जी के लिए एक फार्मूला बनाएंगे, बस बात खत्म, ठीक है। और
चूंकि ये वेव है, वेव के अंदर पैकेट्स है, एनर्जी है, और वेव के साथ ये चीज़ें लिंक है, फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ, वेव नंबर, ये चीज़ें के साथ लिंक है। तो हम एक काम करते हैं, हम एनर्जी को जिसका फार्मूला है, जिसका सिंबल ई है, इस एनर्जी का कोई ऐसा फार्मूला बनाते हैं जिसमें एनर्जी के इक्वेशन में फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और वेव नंबर आ जाए। यानी एनर्जी को हम इनकी ज़बान में स्टडी कर लेते हैं, इनके टर्म्स में। हम एनर्जी के लिए तो बहुत सारे फार्मूलाज हैं, लेकिन हमें एक ऐसा फार्मूला चाहिए जिसमें हम इन चीज़ों से एनर्जी बना लें। तो एनर्जी के बारे में सबसे पहले तो यह है कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किस चीज़ की? फ्रीक्वेंसी की। मतलब अगर किसी वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होगी। मतलब कैसे? यहां से मैं आपको दोबारा से एक छोटा सा डायग्राम बताता हूं। ये एक वेव है, ये दूसरी वेव है। इसमें अगर हम देखें तो इसकी फ्रीक्वेंसी आप काउंट कर लेंगे। एक पॉइंट से, मिसाल के तौर पर एक पॉइंट से सिर्फ 2 वेव्स निकल रही है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी तो 2 आ जाएगी। ठीक है, अब यहां पे देखते हैं। ओके, इसमें 1 2 3 4 1 सेकेंड में 4 वेव्स गुजरेंगे। तो किसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है? एक वेव पर आप जब डायरेक्ट नज़र डालेंगे ना, तो आपको पता चल जाएगा। जिसमें फासला ज़्यादा है ना, क्रस्ट के दरमियान जिसका फासला ज़्यादा है, उसका फ्रीक्वेंसी कम है। अब इसमें देखिए, इसमें फासला तो कम है ना, इस क्रेस्ट और इस क्रेस्ट के दरमियान फासला तो कम है, लेकिन इसकी फिर फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट करते हैं। जिस वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, हमेशा याद रखिएगा, उस वेव का वेवलेंथ कम होगा। फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, वेवलेंथ कम, ये आप हमेशा याद रखिएगा। जिस वेव की फ्रीक्वेंसी कम, उसका वेवलेंथ ज़्यादा होगा। दिस इज़ वन। तो अगर देखा जाए इन 2 वेव्स में से किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी? जिसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। सो एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी v। इस निशान को अगर आप हटाओगे ना, प्रोपोर्शनैलिटी का निशान अगर आप हटाओगे, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इक्वल का निशान लगाना पड़ेगा, एक कांस्टेंट आएगा और एक v, वही v हम लिखेंगे। क्योंकि ये प्लांक्स, ये सारी बातें में दे रहा है, तो प्लांक इसी क्वेश्चन के अंदर अपना कांस्टेंट लगा देते हैं। इस कांस्टेंट को वो प्लांक्स कांस्टेंट का नाम देता है। साइंसदान कहता है ये प्लांक्स कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू याद रखिएगा, 6.26 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड, ये आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब तक एनर्जी और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन आ गया है। ठीक है, हम आगे भी देखते हैं कि और हमारे पास वेवलेंथ के लिए भी कोई इक्वेशन बनता है या नहीं बनता। देख लीजिए, एक चीज़ हमें क्लियर है कि जो फ्रीक्वेंसी है वो वेवलेंथ का हमेशा इनवर्स प्रोपोर्शनल है। अगर आप किसी चीज़ को, आपको पता है कि 2 चीज़ों में इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। इनवर्स मतलब एक चीज़ बढ़ रहा है, दूसरा कम हो रहा है, इनवर्स। अगर एक चीज़ बढ़ रहा है, दूसरा भी बढ़ रहा है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल। एक चीज़ बढ़ रहा है, दूसरा कम हो रहा है, इनवर्स प्रोपोर्शनल। इनवर्स प्रोपोर्शनल को लिखने के लिए लाइन के नीचे एक को, इक्वेशन को एक साइड पे लिखे, दूसरे को लाइन के नीचे लिखा करें, 1/, की शक्ल में लिखा करें। A इज इक्वल टू 1/b। इसका मतलब है A और B के दरमियान इनवर्स प्रोपोर्शनल है। A इज इक्वल टू B डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। ठीक है, सो ये था। अब ये बात याद रखिएगा कि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है ये एक दूसरे के इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो हम लोग इस इक्वेशन को इस तरह भी तो लिख सकते हैं कि एनर्जी इज इक्वल टू H इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं? 1/λ। सो 1/λ ये हम लोग लिख सकते हैं इस तरह।
राइट, मी की जगह आपने ये लिखा। सो यहाँ से हम एक और कांस्टेंट भी हम लोग ला सकते हैं, वो क्या है, E इज इक्वल टू एच सी 1 अपॉन लैम्डा, ऐसा भी कर सकते हैं। ये तो एक और कांस्टेंट आया, ये क्या है, दिस वन इज अनदर कांस्टेंट C, इट इज द स्पीड ऑफ लाइट। लाइट की स्पीड है 3 इंटू 10 रेज़ की पावर 8, 3 इंटू 10 रेज़ की पावर 8 मीटर पर सेकेंड। सूरज की रोशनी का रफ्तार जो है वो 3 इंटू 10 रेज़ पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ये जो है, यानी हमारे पास एक प्लैंक्स कांस्टेंट है और एक स्पीड ऑफ लाइट, ये दोनों हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है। तो अगर एनर्जी को देखा जाए लैम्डा की शक्ल में, सो ये उसका फार्मूला एच सी अपॉन लैम्डा। आप इसको डायरेक्ट इस तरह भी लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, ये फार्मूला आपने याद रखना है, ठीक है। ओके, अब हमारे पास ये जो इक्वेशन आ गया है, इस इक्वेशन से आप लोग क्या करोगे, आप न्यूमेरिकल्स आएंगे, न्यूमेरिकल्स को आपने इसमें काउंट करना है, राइट। एक और फार्मूला भी हमारे पास है, E इज इक्वल टू एच सी एंड बार, ये आप लोग देख सकते हैं। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से एक और चीज़ मेरे जहन में आ गया है, मैं कोशिश करता हूँ कि वो भी मैं आपको यहाँ से ही बता दूँ, दैट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट, ये भी नोट करना बहुत ज़्यादा लाजमी है। अच्छा, तो ये है, यस, यही सेम फार्मूला है, ठीक है। तो वेव नंबर के केस में जो एनर्जी का फार्मूला होगा वो हमारे पास ये होगा, एनर्जी इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट एंड वेव नंबर। अब देखते जाए काम की बात, जितना ज्यादा वेव नंबर होगा उतना ही उसकी एनर्जी होगी, क्योंकि ये लाइन के नीचे नहीं है, राइट। यहां पर आप आ जाए, इस इक्वेशन में आप आ जाए, जिस वेव की वेवलेंथ ज्यादा होगी उसकी एनर्जी कम होगी, या फिर जिसकी वेवलेंथ कम होगी उसकी फिर एनर्जी ज़्यादा होगी। ये बातें आपने अपने माइंड में रखनी है कि जो क्वांटम है, जो फोटोन है, हर क्वांटम, हर फोटोन की एनर्जी या हर वेव की एनर्जी हम कैलकुलेट कर सकते हैं या इस फार्मूले से, E इज इक्वल टू एच फ्रीक्वेंसी, मतलब अगर आपके पास ऐसा न्यूमेरिकल आ जाए जिसमें सिर्फ फ्रीक्वेंसी दी हुई हो तो आप उसके हिसाब से एनर्जी काउंट करोगे, कैलकुलेट करोगे। और अगर उन्होंने आपको वेव नंबर दिया हुआ है कि भाई ये वेव नंबर है और फ्रीक्वेंसी नहीं दी हुई है, फिर आप इस एनर्जी को इस फार्मूले से फाइंड आउट करोगे, राइट, या फिर आप इस फार्मूले से फाइंड आउट करोगे, एच सी अपॉन लेमडा, दिस इज द बेस्ट फार्मूला, E इज इक्वल टू एच सी अपॉन लेमडा। आप इस फार्मूले से, अगर वेवलेंथ दिया हुआ है, बाकी ये दो चीज़ें तो अगर न्यूमेरिकल में ना भी आ जाए तो पहले से आपको पता होगा, जहन में रखना पड़ेगा, ठीक है। या थर्ड फार्मूला क्या है, E इज इक्वल टू एच सी वेव नंबर। तो अगर वेव नंबर दिया हुआ है इस फार्मूले से, अगर वेवलेंथ दिया हुआ है इस फार्मूले से, और अगर उन्होंने फ्रीक्वेंसी दी हुई है तो इस फार्मूले से, इस तरह हमारे पास जो क्वांटम था, जो फोटोन था, उसकी एनर्जी का फार्मूला हमारे पास आ गया। एंड बिलीव मी, इस लेक्चर के बाद आपको बोहर का जो मॉडल है वो बड़े ही अच्छे अंदाज से समझ आ जाएगा। अगर आपके जहन में एक चीज़ एक बार ये बैठ जाए कि एनर्जी जो है वो कॉन्टीन्यूसली नहीं निकलती, इसके अंदर छोटे छोटे पॉकेट्स होते हैं, और पैकेट्स जो है उनको क्वांटम कहते हैं या फोटोन कहते हैं, और हर फोटोन की अपनी एक एनर्जी है। लास्ट पॉइंट, अ बॉडी कैन इमिट और एब्जॉर्ब एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ क्वांटा। ये पॉइंट ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुका है कि जो भी बॉडी होगा, जो भी जिस्म होगा, वो एनर्जी को तो एब्जॉर्ब कर लेगा, लेकिन किस शक्ल में, क्वांटम की शक्ल में एब्जॉर्ब करेगा, क्वांटम की शक्ल में रिलीज करेगा। तो ये आइडिया था आज का। बोहर की तरफ इंशाल्लाह जाएंगे। आपने प्लैंक्स क्वांटम पढ़ लिया होगा, मैं दोबारा थोड़ा सा समरी बताता हूँ। प्लैंक्स ने कहा था कि जो भी ऑब्जेक्ट एनर्जी बाहर रिलीज कर रहा है या जो ऑब्जेक्ट एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है, वो किस शक्ल में एनर्जी आएगी, छोटे छोटे पैकेट्स की शक्ल में आएगा। और हर पैकेट को आप क्वांटम कहते हैं या उसको फोटोन कहेंगे। हर क्वांटम की अपनी एक खास एनर्जी होती है,
उस एनर्जी को काउंट करने के लिए, उस एनर्जी को डिटरमाइन करने के लिए आपके पास फार्मूला है। वो एनर्जी फ्रीक्वेंसी के साथ भी रिलेशन बना रही है, वो एनर्जी वेवलेंथ के साथ भी रिलेशन बना रही है, वो एनर्जी वेव नंबर के साथ भी रिलेशन बना रही है। जिस वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, जिस वेव की वेव नंबर ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। तो एनर्जी जो है इन दो चीज़ों के साथ कौन सा ताल्लुक बना रहा है? फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर के साथ डायरेक्ट रिलेशन बना रहा है। लेकिन वेवलेंथ के साथ ये इनवर्स रिलेशन बनाएगा। जिस वेव की वेवलेंथ ज़्यादा है उसकी फिर एनर्जी कम होगी, इसीलिए तो वेवलेंथ जो है वो लाइन के नीचे आ रहा है। लास्ट में हमेशा की तरह दूसरों को बोलने का मौका दिया करें। एतराज़ात की दुनिया से अपने आप को निकालो, साइंस की दुनिया में आकर साइंस को सीखने की कोशिश करें। इंशाल्लाह अपने ऊपर भरोसा रखिएगा। माइंड के अंदर जब आप इतराज़ात ज़्यादा रखोगे, दुनिया में हर बंदी के साथ आपने एक नफ़रत और एतराज़ रखी हुई है, उस दिमाग के अंदर फिर साइंसी चीज़ों का आना ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो इसीलिए पहले अपने आप को एक सेफ जगह पे रखिए, उसके बाद आप सोचना शुरू करेगा। अल्लाह ताला पे भरोसा रखा करें, इंशाल्लाह आपको चीज़ें समझ आ जाएगी। हम भी तो उस्ताज़ों से सीखे हैं, आप लोग भी सीख रहे हैं, स्टूडेंट से टीचर हैं। इंशाल्लाह उम्मीद है कि अपने ऊपर सब कुछ आपको आ जाएगा इंशाल्लाह। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।